नमस्कार दोस्तों एसएससी सीजीएल में कंप्यूटर के 20 सवाल आते हैं और पास होने के लिए आपको कंप्यूटर में क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप इम्पोर्टेंट 50 सवाल। आप देखिए इन सवालों को। और ये सवाल में से कुछ सवाल आपको ऐसे कैसे कंप्यूटर एग्जाम में मिल जाएंगे दोस्तों, मतलब आपके एसएससी के एग्जाम में मिल जाएंगे। हम बात करते हैं पहले सवाल की दोस्तों। पहला सवाल है, सीपीयू का मस्तिष्क होता है। सीपीयू का मस्तिष्क यानी कि माइंड होता है, क्या होता है? चार ऑप्शन आपके सामने। पहला है मॉनिटर, दूसरा है एएलयू, तीसरा है सीयू और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, सीपीयू का माइंड कौन होता है? तो इसमें दोस्तों जो सही जवाब है वो है एएलयू। एएलयू को सीपीयू का मस्तिष्क कहते हैं। जबकि सीपीयू किसका मस्तिष्क होता है दोस्तों? कमेंट में बताइए आप। मतलब सीपीयू किसका मस्तिष्क होता है, कमेंट बॉक्स में बताना। और यहाँ पे जो सही जवाब होगा इसका एएलयू होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे दूसरा सवाल। एक मेगाबाइट एमबी में, एक मेगाबाइट में 1024 होती हैं। मतलब एक मेगाबाइट में 1024 क्या होती हैं दोस्तों? बताइए। चार ऑप्शन सामने। पहला ऑप्शन है गीगाबाइट, दूसरा है टेराबाइट, तीसरा है बाइट और चौथा ऑप्शन है किलोबाइट। तो बताइए दोस्तों, एक एमबी में 1024 क्या होती हैं? तो आपने सुना होगा 1000, मतलब एक एम बी बराबर 1024 के बी होता है दोस्तों। तो इसमें जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा डी ऑप्शन, किलोबाइट। मतलब एक एम बी बराबर 1024 किलोबाइट, के बी बोल सकते हो आप इसको। तो टिक कर लीजिए यहाँ पे डी ऑप्शन पर। और ये सवाल दोस्तों सीजीएल एग्जाम 2022 में आ भी चुका है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट बनता है सवाल। अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है दोस्तों, कौन सी मेमोरी ट्रैक और सेक्टर की अवधारणा का उपयोग करती है? दोबारा सुनिए सवाल को। कौन सी मेमोरी ट्रैक और सेक्टर की अवधारणा का उपयोग करती है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है एस रैम, दूसरा है डी रैम, तीसरा है हार्ड डिस्क और चौथा है मैग्नेटिक टेप। तो बताइए दोस्तों, चार में से कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो इसका आंसर मेरे से पहले। लेकिन अब मेरा आंसर सुनिए दोस्तों। इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, हार्ड डिस्क होगा दोस्तों। तो तीसरे सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा हार्ड डिस्क, सी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल है दोस्तों, को कंप्यूटर किस मेमोरी को कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता है? किस मेमोरी को कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पे चार मेमोरियों के नाम आपके सामने हैं। एक है रोम, दूसरा है मेमोरी कार्ड, तीसरा है रैम और यहाँ पे चौथा ऑप्शन है यहाँ पे कैश मेमोरी। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए कि कौन सी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता सीपीयू? तो दोस्तों यहाँ पे रोम, रैम और कैश को तो करता है, लेकिन मेमोरी कार्ड को सीपीयू एक्सेस नहीं करता, क्योंकि मेमोरी कार्ड ज़्यादातर मोबाइल एक्सेस करते हैं, यहाँ तो सीपीयू में नहीं लगती मेमोरी कार्ड। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। पांचवा सवाल है दोस्तों, परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी यानी कि जनरेशन का कंप्यूटर है? परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो यहाँ पे दोस्तों चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पांचवी पीढ़ी का, दूसरा है द्वितीय का, तीसरा है प्रथम का या चौथा है तृतीय का। तो इसमें जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा पांचवी पीढ़ी का। तो पांचवी जनरेशन का यहाँ पे सुपर कंप्यूटर है। अब चलते हैं दोस्तों छठे सवाल की तरफ। छठा सवाल है दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है? छठा सवाल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है? कई बार इस एग्जाम में सवाल आ चुका है दोस्तों कि वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है। चार पीढ़ियों के नाम आपके सामने, चौथी पीढ़ी के, तीसरी पीढ़ी के, दूसरी पीढ़ी के या पहली पीढ़ी के। तो बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कौन सी पीढ़ी का यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब है, किस पीढ़ी की विशेषता है? तो यहाँ पे दोस्तों जो सही जवाब होगा वो होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, पहली पीढ़ी। तो वीडियो अगर समझ में आ रही तो आप लाइक कीजिए और एसएससी वालों के पास इसको सेंड कीजिए, क्योंकि एसएससी में 20 सवाल आने वाले दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और कंप्यूटर में अगर आप क्वालिफाई नहीं हो पाए तो पूरी एग्जाम में आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे दोस्तों, तो इसलिए कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना इसमें। अब चलते हैं सातवें सवाल की ओर दोस्तों। सातवां सवाल है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को ऊपर व नीचे करने का कार्य करता है, जिससे आप डॉक्यूमेंट के पूरे हिस्से को देख व पढ़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे सवाल आ रहा है यहाँ पे, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को ऊपर व नीचे करने का कार्य करता है और जिससे आप डॉक्यूमेंट के पूरे हिस्से को देख व पढ़ सकते हो। तो दोस्तों बताइए, चार ऑप्शन सामने है। टाइटल बार है, स्टेटस बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार या फिर टास्क बार।
कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप मेरे से पहले वीडियो को पॉज करते हुए। अगर आपने पहले कंप्यूटर पढ़ रखा है तो, और नहीं पढ़ रहा है तो देखिए दोस्तों, इसमें सी ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके द्वारा हम जो डॉक्यूमेंट होता है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपने MS वर्ड चलाया होगा तो आपको ये आसानी से पता होगा, वहाँ पे स्क्रॉल बार का ऑप्शन आता है जिसे बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। अब चलते हैं दोस्तों 8वें सवाल की ओर। 8वां सवाल है दोस्तों, पिछली क्रिया को पुनः सक्रिय करने के लिए कीबोर्ड की किस शॉर्टकट की का उपयोग होगा। पिछली क्रिया को पुनः सक्रिय करने के लिए कीबोर्ड की किस शॉर्टकट की का उपयोग होगा। अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा प्रैक्टिकली तो आपको ये बात ज़रूर पता होगी दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है Ctrl+V, दूसरा है Ctrl+Z, तीसरा है Ctrl+Y और चौथा दोस्तों है Ctrl+N। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा। दोस्तों इसमें जो राइट जवाब होगा वो होगा Ctrl+Y, यानी कि ये 2 ऑप्शन होते हैं रीडू और अंडू का। तो यहाँ पे Ctrl+Y मतलब होता है दोस्तों रीडू, तो रीडू होगा यहाँ पे Ctrl+Y। रीडू से ही आप पिछली क्रिया को पुनः सक्रिय कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों 9वें सवाल की ओर। 9वां सवाल है दोस्तों, कर्सर के दाईं तरफ यानी कि राइट साइड से अक्षरों को हटाने के लिए कीबोर्ड की किस की का उपयोग होता है। कर्सर के दाईं तरफ यानी कि राइट साइड से अक्षरों को हटाने के लिए कीबोर्ड की किस की का उपयोग होता है। आपके सामने 4 की के नाम हैं। पहला बैक स्पेस, दूसरा डिलीट है, तीसरा यहाँ पे आ रहा है एंड का, और चौथा आ रहा है स्पेस बार। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डिलीट। टिक कर लीजिए डिलीट पर यहाँ पे, क्योंकि इसका सही जवाब डिलीट होगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 10वें सवाल की ओर। तो 10वां सवाल है दोस्तों आपके सामने, MS वर्ड में अधिकतम फॉन्ट साइज कितनी होती है। MS वर्ड में अधिकतम फॉन्ट साइज कितनी होती है, मतलब आप फॉन्ट साइज कितनी कर सकते हो, अधिकतम कितनी बढ़ा सकते हो। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 16,384, दूसरा है 1638, तीसरा है 584 और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 600। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1638। टिक कर लीजिए बी ऑप्शन पर। अब चलते हैं 11वें सवाल की ओर। 11वां सवाल है दोस्तों, MS एक्सेल में अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है। मतलब MS एक्सेल में अंतिम कॉलम का नाम क्या है। मैं बता दूं, पहले कॉलम का नाम ए होता है दोस्तों। तो अंतिम कॉलम का बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आपने एक्सेल पढ़ा हो तो प्रैक्टिकली में, और नहीं पढ़ा हो तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन है XYZ, XCF और तीसरा ऑप्शन है XFD और चौथा है दोस्तों DFX। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा XFD। एक्सेल में अंतिम कॉलम का नाम होता है दोस्तों XFD। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, किसी विशिष्ट टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके उसे उसी डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए सवाल। किसी विशिष्ट टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके उसे उसी डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करना, मतलब एक फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करना किसके द्वारा करते हैं हम। 4 ऑप्शन है, अंडू के द्वारा, पेस्ट के द्वारा, फॉर्मेट पेंटर के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों अंडू भी इसमें सही जवाब नहीं है, ना ही पेस्ट करके, क्योंकि कॉपी करने के बाद पेस्ट करते हैं तो फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते पेस्ट के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों फॉर्मेट पेंटर के द्वारा। फॉर्मेट पेंटर आता है दोस्तों MS वर्ड में और MS एक्सेल में भी आता है। तो इसके द्वारा हम एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट पर आराम से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन, फॉर्मेट पेंटर के द्वारा। अब चलते हैं दोस्तों 13वें सवाल की ओर। 13वां सवाल है, LTE तकनीक का उपयोग निम्न में से किस वायरलेस प्रौद्योगिकियों की पीढ़ी में किया जाता है। तो यहाँ पे LTE तकनीक का उपयोग किस पीढ़ी में किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे पहला आ रहा है 2G में, दूसरा 4G, तीसरा 3G और चौथा ऑप्शन आ रहा है दोस्तों 1G। तो आपको पता होगा 4G 2G और अब तो चल रहा है 5G का ज़माना वैसे। तो दोस्तों इसमें जो राइट जवाब होगा वो होगा 4G। तो LTE तकनीक का जो उपयोग किया गया था दोस्तों वो किया था 4G में। अब चलते हैं दोस्तों 14वें सवाल की ओर। ये सवाल है दोस्तों सर टिम बर्नर्स-ली। सर टिम बर्नर्स-ली एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक ने क्रांतिकारी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार मतलब कौन सी सन में किया था। तो वापिस सुनिए सवाल। सर टिम बर्नर्स-ली एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक ने क्रांतिकारी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार में किया था, मतलब कौन से सन में किया था। 4 सन आपके सामने है। पहला 1982 है, दूसरा 1990 है, तीसरा 1985 है और चौथा 1995।
तो बताइए दोस्तों कब किया था। आपका आंसर का वेट है ये तो आप बता ही सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब का आप भी उपयोग करते हो, इंटरनेट का तो आप भी उपयोग करते ही हो दोस्तों। तो ये तो आपके लिए बहुत सिंपल सवाल होगा वैसे। तो बताइए दोस्तों कौन से सन में किया था। दोस्तों इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा 1990। क्या होगा दोस्तों, 1990 पे टिक कर लीजिएगा आप, बी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 15वां। ग्राफिक यूजर इंटरफेस जीयूआई का विकास कंप्यूटर की निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के दौरान किया गया था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई का विकास कंप्यूटर की किस निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के दौरान किया गया था। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने। पहला है सेकंड जनरेशन, दूसरा है थर्ड जनरेशन, तीसरा है फर्स्ट जनरेशन और चौथा है फोर्थ जनरेशन। पहले बता दूं मैं आपको, ये सवाल दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। या तो बोलेगा कि जी यू आई का पूर्ण रूप क्या है, तो उसमें आएगा दोस्तों जी यू आई का पूर्ण रूप है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और अब बताइए कि इसका किस पीढ़ी के दौरान मतलब विकास किया गया था। तो इसका आएगा दोस्तों फोर्थ जनरेशन। तो डी ऑप्शन आएगा दोस्तों, फोर्थ जनरेशन। टिक कर लीजिएगा आप इस सवाल पे। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। अगला सवाल है 16वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय डिस्क नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय डिस्क नहीं है। पहला ऑप्शन है डीवीडी, दूसरा है डिस्क पैक, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे विचेस्टर डिस्क और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे जिप डिस्क। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा डीवीडी। यहाँ पे आंसर सही होगा इसका। तो डीवीडी पे टिक कर लीजिए दोस्तों, ये सवाल भी आ चुका है पहले एग्जाम में। अब चलते हैं 17वें सवाल की ओर। 17वां सवाल है दोस्तों, क्लिप बोर्ड पर सामग्री को कॉपी करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। क्लिप बोर्ड पर सामग्री को कॉपी करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, कंट्रोल ए का, कंट्रोल वी का, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ। दोस्तों मैं बता दूं आपको, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी शॉर्टकट की काम आती है। तो इसमें राइट जवाब होगा दोस्तों कंट्रोल सी। सी ऑप्शन पे टिक कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। मैं आपका ज़्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं, मैं जल्दी फिनिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको टाइपिंग भी करनी है और साथ में और सब्जेक्ट की तैयारी करनी है दोस्तों। तो आप साथ में चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लग रही है क्लास। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट वर्तमान सिलेक्शन के लिए लाइन स्पेसिंग को डबल करता है। दोबारा सुनिए सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट वर्तमान सिलेक्शन के लिए लाइन स्पेसिंग को डबल करता है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट जवाब होगा कंट्रोल+2। ए ऑप्शन पे टिक कर लीजिएगा, कंट्रोल+2 इसमें राइट जवाब होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है। ये आपको पता होगा दोस्तों, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है, क्योंकि ईमेल तो आपने यूज की होगी कभी न कभी। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, इलेक्ट्रो मेल, दूसरा है एक्सप्रेस मेल, तीसरा है यहाँ पे इफिशियंट मेल और यहाँ पे चौथा ऑप्शन आ रहा है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा चौथा ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो कैसी लग रही क्लास आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अच्छी लग रही हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करो दोस्तों। अगर आप शेयर करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और जिससे मैं और वीडियो अच्छी बनाऊंगा आपके लिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 20वां सवाल, और 20वां सवाल है दोस्तों यूआरएल का उद्देश्य क्या है। अब यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला किसी वेब रिसोर्स का एड्रेस देना, और दूसरा ऑप्शन है वेबसाइटों पर उपयोगकर्ता खातों का प्रबंधन करना, तीसरा ऑप्शन है वेबसाइटों पर एनिमेशन बनाना और चौथा ऑप्शन है दोस्तों वेबसाइटों पर टेक्स्ट को फॉर्मेट करना। चार ऑप्शन आपके सामने है। अब ये सवाल दो तरीके से इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है कि यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, ये यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। तो यूआरएल का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और यहाँ पे जाके चार ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें जो राइट जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन, किसी वेब रिसोर्स का एड्रेस, किसी वेब रिसोर्स का एड्रेस देना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ठीक है दोस्तों, टिक कर लीजिए ए ऑप्शन पर। अब चलते हैं 21वें सवाल पर दोस्तों। 21वां सवाल है दोस्तों, विंडोज़ 10 में खुले हुए ऐप्स के बीच अदल बदल यानी कि स्विच करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। विंडोज़ 10 में खुले हुए ऐप्स के बीच अदल बदल यानी कि स्विच करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन सामने।
ऑल्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब, ऑल्ट प्लस शिफ्ट, और डी ऑप्शन है दोस्तों शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस टैब। तो यहाँ पे दोस्तों जो सही जवाब होगा वो होगा ऑल्ट प्लस टैब। आप भी अपने पीसी पर ऑल्ट प्लस टैब दबा सकते हो विंडो को स्विच करने के लिए, किसी ऐप को स्विच करने के लिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ठीक होगा दोस्तों, ऑल्ट प्लस टैब। अब चलते हैं 22वें सवाल की ओर। गूगल क्रोम एक है, मतलब गूगल क्रोम क्या है? चार ऑप्शन सामने है, ब्राउजर है, सोशल नेटवर्क साइट है, इंटरनेट सेवा प्रदाता है, या मोबाइल फ़ोन है। क्या है दोस्तों गूगल क्रोम? तो ये सवाल मैं छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर, आप इसमें जवाब दीजिएगा क्योंकि बहुत ईजी सवाल है। आपने गूगल क्रोम का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रखा होगा दोस्तों, मुझे उम्मीद है, क्योंकि कुछ भी सर्च करने के लिए आप गूगल क्रोम पे जाते होंगे। ये मोबाइल में भी होता है, अगर आप पीसी चलाते हो उसमें भी होगा। तो आप इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं देखता हूँ कौन कौन लोग इसका जवाब देते हैं, और जिसका सही जवाब होगा उसका मैं अगली क्लास में नाम लूँगा दोस्तों। अब जवाब दीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 23वां। सफारी एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिससे जिसे मतलब खालिस्तान किसके द्वारा विकसित किया गया? सफारी एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, मोजिला के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, गूगल के द्वारा, या एप्पल के द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों जो सही जवाब होगा वो होगा एप्पल, डी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों 24वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा है एडोब फोटोशॉप, तीसरा है मोजिला फायरफॉक्स, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो यहाँ पे कौन सा है बताइए कमेंट में। और देखिए दोस्तों इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा डी ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो टिक कर लीजिए डी ऑप्शन पर दोस्तों। और कैसी लग रही है क्लास आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आधी क्लास हो चुकी है, 24 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, और अब 26 क्वेश्चन और बच रहे हैं। तो उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे से और अच्छा यहाँ पे करूँगा कुछ, और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए। अब देखते हैं दोस्तों 25वां क्वेश्चन यहाँ पे। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों का विश्वव्यापी नेटवर्क है जिसे नेटवर्कों का भी नेटवर्क कहा जाता है? वाह क्या सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों का विश्वव्यापी नेटवर्क है जिसे नेटवर्कों का भी नेटवर्क कहा जाता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन वर्ल्ड वाइड वेब, दूसरा ऑप्शन इंटरनेट, तीसरा एम मैन, और चौथा है वी लैन। तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब होगा वो होगा इंटरनेट। सूचना का सुपर हाईवे भी इंटरनेट होता है दोस्तों। तो टिक कर लीजिए बी ऑप्शन पर, इंटरनेट। अब चलते हैं 26वें सवाल। 26वें सवाल में एक IPv4 का एक IPv4 पता खालिस्तान बिट का होता है, मतलब IPv4 पता कितने बिट का होता है दोस्तों? चार ऑप्शन है आपके सामने, 32 बिट, 16 बिट, 128 बिट, या 64 बिट। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 32 बिट। तो टिक कर लीजिए ए ऑप्शन पर, 32 बिट। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों खाली अगला सवाल है दोस्तों, खालिस्तान एक प्रकार का मेलवेयर है जो अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न होता है। मतलब एक प्रकार का मेलवेयर सॉफ्टवेयर है जो अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न होता है। चार ऑप्शन है आपके पास, ट्रोजन, रूल किट, कीलॉन्गर, या फिर रेसमवेयर। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा दोस्तों? इसमें जवाब वो होगा ए ऑप्शन, ट्रोजन। ट्रोजन एक प्रकार का मेलवेयर है जो अक्सर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न होता है। ट्रोजन इसमें सही है जवाब, आप ए ऑप्शन पे टिक कर लीजिए दोस्तों। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापन में पब्लिक कुंजी क्या कार्य करती है? वापिस सुनिए सवाल, डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापन में पब्लिक कुंजी क्या कार्य करती है? दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने हैं। डिजिटल हस्ताक्षर को एनक्रिप्ट करना, डिजिटल हस्ताक्षर को डिक्रिप्ट करना, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों प्रेषण के दौरान गोपनीयता सुनिश्चित करना, और या फिर है चौथा ऑप्शन संदेश या फाइल कंटेंट के हैश वैल्यू की गणना करना। तो इसमें दोस्तों सही जवाब होगा वो होगा डिजिटल हस्ताक्षर को डिक्रिप्ट करना। क्या होगा दोस्तों? डिजिटल हस्ताक्षर को डिक्रिप्ट करना, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे राइट जवाब होगा, टिक कर लीजिए बी ऑप्शन पर। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा
टेक्स्ट सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण है? एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण है दोस्तों? चार ऑप्शन आपके सामने है। एक्स बराबर वाई माइनस 10, H2O, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20, या फिर एक्स बराबर 25। दोस्तों बता देता हूँ, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि अक्सर आधार रेखा से ऊपर जाता है और हल्का सा छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऊपर जा रहा है अक्सर और छोटा हो रहा है वो हो रहा है सी ऑप्शन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20। तो आपको पता होगा दोस्तों। और अगर पता है, अगर पहले से ही सुपर स्क्रिप्ट के बारे में, तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सब स्क्रिप्ट हो रहा है, कमेंट में बताइए। एक्स बराबर वाई माइनस 10 हो रहा है, या H2O हो रहा है, या फिर एक्स बराबर 25 हो रहा है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा यहाँ पे सब स्क्रिप्ट हो रहा है दोस्तों। सुपर स्क्रिप्ट कौन सा हो रहा है? सी ऑप्शन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 20। तो बताइए सब स्क्रिप्ट इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। 30वां सवाल है, MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस मुख्य मेन्यू आइटम में फुटनोट और एंड नोट कमांड होते हैं? MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस मुख्य मेन्यू आइटम में फुटनोट और एंड नोट होते हैं? मतलब एंड नोट और फुटनोट MS वर्ड में कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, वो बताना है आपको। होम में पाए जाते हैं, पेज लेआउट में पाए जाते हैं, इंसर्ट में पाए जाते हैं, या फिर रेफरेंस में पाए जाते हैं? अगर आपने MS वर्ड पढ़ा होगा तो ये सवाल का जवाब आप आसानी से दे सकते हो। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा, वो होगा रेफरेंस, डी ऑप्शन यहाँ पे। तो टिक लगा लीजिए डी ऑप्शन पर। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या वर्ड प्रोसेसर का एक उदाहरण नहीं है? 31वां सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या वर्ड प्रोसेसर का एक उदाहरण नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने। पहला MS एक्सेस, दूसरा वर्ड पैड, तीसरा गूगल डॉक्स, और चौथा है दोस्तों MS वर्ड। तो बताइए दोस्तों क्या यहाँ पे सही जवाब होगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा MS एक्सेस। ये वर्ड प्रोसेस का एक उदाहरण नहीं है दोस्तों, MS एक्सेस। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 32वें सवाल की ओर। 32वां सवाल है दोस्तों, खाली स्थान वायरस एक सिस्टम की मेमोरी में अंतर्निहित होते हैं। ये इसलिए कि यदि मूल वायरस को हटा दिया जाता है तो इसे पुनः सक्रिय किया जा सकता है। वापिस सुनिए सवाल। खाली स्थान मतलब कौन सा वायरस एक सिस्टम की मेमोरी में अंतर्निहित होते हैं? ये इसलिए कि यदि मूल वायरस को हटा दिया जाता है तो इससे पुनः सक्रिय किया जा सकता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है दोस्तों। पहला है निवासी, दूसरा है यहाँ पे फाइल, तीसरा ऑप्शन है रूल किट, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों स्पाई वेयर। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा निवासी, मतलब निवासी वायरस एक एक सिस्टम की मेमोरी में अंतर्निहित होते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण क्रिप्टो लॉकर है? निम्नलिखित में से किसका उदाहरण क्रिप्टो लॉकर है? तो चार ऑप्शन है। पहला है कीड़े, दूसरा है एडवेयर, तीसरा है रेशमवेयर, और चौथा है यहाँ पे स्पाईवेयर। तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब होगा वो होगा रेशमवेयर। क्या होगा दोस्तों? रेशमवेयर। तो टिक कर लीजिए दोस्तों रेशमवेयर पर। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास जो SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं और जिनकी एग्जाम 18 तारीख से है दोस्तों, 18 जनवरी से। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, जीमेल में एक ईमेल संदेश से जोड़ा जा सकने वाला अधिकतम फाइल साइज निम्न में से कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये, कि जीमेल में एक ईमेल संदेश से जोड़ा जा सकने वाला अधिकतम फाइल साइज निम्न में से कौन सा है? मतलब कितनी फाइल साइज है अधिकतम इसमें? चार ऑप्शन है। 200 MB, दूसरा ऑप्शन है 50 MB, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे 100 MB, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 25 MB। तो बताइए चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक होगा इस सवाल का? तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा 25 MB। क्या होगा दोस्तों? 25 MB पे टिक कर लीजिएगा। वीडियो लंबी जा रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से इंटरनेट पर एक लोकप्रिय क्लाउड स्टोरेज सेवा कौन सी है? सवाल वापिस सुनिए। निम्नलिखित में से इंटरनेट पर एक लोकप्रिय क्लाउड स्टोरेज सेवा कौन सी है? चार ऑप्शन आपके सामने। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे गूगल ड्राइव, तीसरा ऑप्शन है एडोब फोटोशॉप, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है दोस्तों, चारों में से कौन सा सही है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो अगर आपको आता है तो। नहीं आता है तो सुनिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी ऑप्शन, गूगल ड्राइव। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर।
कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस ओएसआई मॉडल की लेयर 2 पर काम करता है और मैक एड्रेस के आधार पर डेटा को अग्रेषित करता है? वापिस सुनिए सवाल। कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस ओएसआई मॉडल की लेयर 2 पर काम करता है और मैक एड्रेस के आधार पर डेटा को अग्रेषित करता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। तो यहाँ पे पहला है स्विच, दूसरा है राउटर, तीसरा है हब और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों फायरवॉल। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा स्विच। ए ऑप्शन पे टिक कर लीजिएगा दोस्तों, स्विच ऑप्शन इसका राइट जवाब होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का एक उदाहरण नहीं है? वापिस सुनिए सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का एक उदाहरण नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने। पहला है गूगल क्रोम, दूसरा है फेसबुक, तीसरा है एप्पल सफारी और चौथा है ओपेरा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। वैसे तो ये बहुत इजी सवाल है दोस्तों, क्योंकि वेब ब्राउजर का आपको पता है जिनमें इंटरनेट चलता है, जिनसे हम कोई भी सूचना को ले सकते हैं सर्च करके। तो ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि कौन सा इसमें सही जवाब होगा दोस्तों। तो बताइए कौन सा इसमें राइट जवाब है। कमेंट बॉक्स में आपका वेट रहेगा इस सवाल का, मतलब इस सवाल के जवाब का। ओके, कमेंट बताइएगा इसको। हम चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, पूरी दुनिया में कंप्यूटर का भौतिक नेटवर्क फिजिकल नेटवर्क है, मतलब पूरी दुनिया में कंप्यूटरों का भौतिक नेटवर्क फिजिकल नेटवर्क है। तो चार ऑप्शन आपके सामने, इंटरनेट, लैपटॉप, वेब ब्राउजर या सर्वर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो होगा इंटरनेट। क्या होगा दोस्तों? इंटरनेट। ए ऑप्शन पे टिक कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। खालिस्तान मतलब किसको प्रोटोकॉल रूपांतरण के रूप में भी जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है दोस्तों प्रोटोकॉल रूपांतरण के रूप में? बताइए आप कमेंट में। यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला केंद्र, दूसरा ब्रिज, तीसरा गेटवे और चौथा है स्विच। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा गेटवे। टिक कर लीजिए सी ऑप्शन पर, गेटवे। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ हमको क्लास समझ में आ रही है और बेस्ट क्लास है। तो अगर आपको बेस्ट क्लास लग रही है तो आप लिखिए बेस्ट क्लास है, अच्छे क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब चलते हैं 40वें सवाल पर। सीपीयू पढ़ने या लिखने वाली संक्रियाएं करने के लिए किस मेमोरी के साथ सीधे प्रतिक्रिया करता है? सीपीयू पढ़ने या लिखने वाली संक्रियाएं करने के लिए मैं किस मेमोरी के साथ में सीधे प्रतिक्रिया यानी कि इंटरेक्ट करता है? चार ऑप्शन है, सेकेंडरी, रजिस्टर, प्राइमरी या कैश मेमोरी। तो दोस्तों इसमें सही जवाब होगा वो होगा प्राइमरी। टिक कर लीजिए सी ऑप्शन पर, प्राइमरी आएगा इसमें। अब चलते हैं दोस्तों 41वें सवाल पर। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन यूनियन रिसोर्स लोकेटर, दूसरा ऑप्शन यूनियन रिसोर्स लैंग्वेज, तीसरा ऑप्शन यूनिफॉर्म रिसोर्स लैंग्वेज और चौथा ऑप्शन है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, क्योंकि यूआरएल का एक सवाल आ चुका है पहले भी। तो अब मुझे बताइए यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? आपको यूआरएल की फुल फॉर्म लिखनी है कमेंट बॉक्स में। अगर आप अभी तक मेरे से जुड़े हुए दोस्तों तो इसकी फुल फॉर्म ज़रूर लिखना। बहुत ईजी फुल फॉर्म है दोस्तों, और वो ईजी इसलिए कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले, अभी कुछ देर पहले बताया था इसी इसी वीडियो में मैंने। तो आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल दोस्तों ये है। प्रीत अपने एप्लीकेशन के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करना चाहती है। ये लैंग्वेज से सवाल है दोस्तों। प्रीत अपने एप्लीकेशन के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करना चाहती है। उसे निम्नलिखित में से कौन सी भाषा चुननी चाहिए? चार ऑप्शन है, एथर जावा, पास्कल, जावा या पास्कल, या बी ऑप्शन में बेसिक, या सी ऑप्शन में ओनली पास्कल है और चौथे ऑप्शन में दोस्तों जावा आ रहा है। तो बताइए कौन सी भाषा चुननी चाहिए उसको। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा इसमें वो होगा दोस्तों जावा। तो जावा पे टिक कर लीजिएगा। और बता दूं मैं आपको, ये CHSL एग्ज़ाम 2022 में आ चुका है सवाल।
तो इसमें दोस्तों सही जवाब होगा वो होगा जावा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, सी प्लस प्लस किस प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज का एक उदाहरण है? सी प्लस प्लस किस प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज का एक उदाहरण है? दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का, बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग का, स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग का, या विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो इसमें दोस्तों सही जवाब होगा वो होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, सी प्लस प्लस एक शक्तिशाली और सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, बर्जान ने स्ट्रा स्टफ, डेनिस रिची, गुइको वेन रोसम, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा बेजान ने स्ट्रा स्टफ, पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन यहाँ पे टिक कर लीजिएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज को कब विकसित किया गया? इंपॉर्टेंट सवाल है कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज को कब विकसित किया गया। चार ऑप्शन है, 1966 में, 1985 में, 1979 में, या फिर 1970 में। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा सी ऑप्शन, 1979, 1979 बोल सकते हो आप इसको वैसे, तो जो मर्जी वो बोलो, लेकिन इसका सी ऑप्शन ठीक है, 1979, सी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, सी भाषा को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है दोस्तों, आप बताइए किसके द्वारा विकसित किया गया। तो इसमें जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा डेनिस रिची। क्या होगा दोस्तों? डेनिस रिची, बी ऑप्शन पर टिक कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, सी भाषा को कब विकसित किया गया? तो यहाँ पे दोस्तों आएगा 1972 में विकसित किया गया है इसको दोस्तों। कब किया गया है दोस्तों? 1972, टिक कर लीजिएगा जवाब इसका। अगला सवाल आता है दोस्तों, सीपीयू होता है, मतलब सीपीयू कहाँ पाया जाता है दोस्तों? मॉनिटर में, मदरबोर्ड में, कीबोर्ड में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सीपीयू जो पाया जाता है वो पाया जाता है मदरबोर्ड में, टिक कर लीजिएगा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सवाल तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में भी आ चुका, लेकिन ये इजी सवाल भी है, तो इसका जवाब तो आप आसानी से दे सकते हो। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जा सकता है, कब मनाया जाता है दोस्तों? कमेंट में बताइए। 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 11 फरवरी को, या 14 अगस्त को? कौन सा सही जवाब है कमेंट बॉक्स में बताइए। अंतिम सवाल है दोस्तों, सीपीयू का पूर्ण रूप है करंट पॉइंट यूनिट, कंट्रोल पॉइंट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जवाब भी आपको ही देना है कि कौन सा यहाँ पे सही जवाब होगा, क्योंकि दोनों इजी सवाल हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मेरे को वेट रहेगा इन दोनों सवालों का। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये बताना है आपको कि कैसी लगी आज की क्लास। ये 50 सवाल थे जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और आने वाली एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछे जाएंगे दोस्तों। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने उन फ्रेंडों के पास इसको शेयर कीजिए जिनको इस क्लास की ज़रूरत है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये क्लास आपने 50 क्वेश्चनों की देख ली, तो अगली क्लास में बहुत जल्दी लेके आऊँगा दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि एग्जाम तक मैं आपके 400 से 500 क्वेश्चनों की ये क्लास दे दूँ पूरी में, जिसमें से आपके पूरे 20 में से 20 सवाल अच्छे से मिल जाएँ।